नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई तैयारी। अवकाश के दिन आबकारी मुख्यालय खोला जा रहा है। लक्सर सर्कल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने की तैयारी है। मुख्यालय अटैच करने के जारी हो रहे आदेश। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा हटेंगे। जिले से हटाने की सिफारिश शासन को भेजी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। जिला अधिकारी आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा हटेंगे, तो जिले से हटाने की सिफारिश शासन को भेजी जा रही है। जहरीली शराब कांड और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अवकाश के दिन आबकारी मुख्यालय खोला जा रहा है। इसके साथ ही कई और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो सुदीप से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दे दें। मुख्यालय से अटैच करने की तैयारी के आदेश हो रहे हैं। इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा हटेंगे, तो जिले से हटाने की सिफारिश शासन को भेजी जा रही है। तो जिस तरह जहरीली शराब का ये पूरा कांड हुआ है, उसके बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। तो अवकाश के दिन भी आबकारी मुख्यालय खोला जा रहा है और इसके साथ ही लक्सर सर्कल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने की तैयारी भी है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही सामने आई है। मुख्यालय अटैच करने की जारी हो रही है आदेश। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा भी हटेंगे, तो तमाम तरह की बड़ी कार्रवाई करने की अब शुरुआत हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए आबकारी मुख्यालय ने इस पूरी सूचना का संज्ञान लेते हुए जो आबकारी विभाग के एक सीनियर ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना है कि आज सेकंड सैटरडे का अवकाश है पर हम मुख्यालय खोल रहे हैं और जो लक्सर सर्कल का समस्त स्टाफ है इसको सस्पेंड करते हुए मुख्यालय अटैच किया जाएगा। और जो जिले के जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा, इनको हटाने के लिए हम शासन को लिखेंगे, क्योंकि जिला आबकारी अधिकारी लगाना हटाना ये शासन का काम होता है, जबकि सर्किल का स्टाफ मुख्यालय स्तर से तय होता है। जबकि इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि कुल 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट का मामला था जिसकी मौत हुई, उसका मुकदमा दर्ज है। एक व्यक्ति ने 2 दिन से शराब नहीं पी, उसकी मौत क्यों हुई इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। 2 लोगों की शराब के ओवरडोज से मौत हुई है। हालांकि विनय शंकर पांडे ये भी स्वीकार नहीं करते हैं कि कोई जहरीली शराब वितरित हुई है या बटी है या पी गई है। उनका कहना है कि यदि जहरीली शराब होती तो अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत होती, मृतकों की संख्या बहुत होती, लिहाजा जहरीली शराब जैसी भी पुष्टि नहीं है। मैं खुद मौके पर हूं और थोड़ी देर बाद मैं मीडिया से इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी भी दूंगा। तो अभी तक का अपडेट है कि आबकारी विभाग इस मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इसके साथ ही साथ सुदीप, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी देखिए, अभी यदि मैं मौके की बात करूं तो डीआईजी, डीएम, एसएसपी और बड़े अधिकारी व जिला आबकारी अधिकारी जो अन्य विभागों के अफसर हैं मौके पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घायलों का हालचाल लिया जा रहा है, मेडिकल टीमें भी आई हैं। वहीं आबकारी विभाग का प्रवर्तन दल भी इलाके में सक्रिय हुआ है, जो लोगों से बातचीत कर रहा है और अपने जो मुखबिर होते हैं उनसे बातचीत कर रहा है कि क्या कोई व्यक्ति नकली शराब, मिलावटी शराब लेकर आया था क्या। इस प्रकार के उस स्थान पे ये फूलबाग पड़ता है, पथरी जो हरिद्वार का ग्रामीण इलाका है उसका पथरी थाना क्षेत्र का फूलबाग गांव है, जहां ये सारा मूवमेंट इस वक्त चल रहा। जी ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी हमले में एक की मौत, करीब 5 घायल। हमले से इलाके में मचा है हड़कंप। हमलावर और पीड़ित दोनों एक ही समुदाय के हैं। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी देखने को मिली। हमले में एक की मौत हो गई है, करीब 5 लोग घायल हुए हैं। तो हमले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि ये दिल्ली की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके का ये मामला है और बीते कल शाम की ये घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो दो गुट हैं उनमें आपस में पहले झगड़ा हुआ। हालांकि जो पुलिस की तरफ से आधिकारिक जो पुष्टि की गई है पूरे झगड़े की वजह बताई गई है, वो बताया गया है कि एक बाइक टच होने को लेकर के जो है ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद कहासुनी हुई और झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना ज्यादा उग्र हो गया कि उसमें जो है चाकूबाजी हुई, जिसमें तकरीबन 5 लोगों को जो है चाकू लगे हैं और उसमें से जो एक युवक है जिसका नाम अरमान है, उसकी जो है मौत हो गई। साथ ही वहीं जो पीड़ित परिवार है उसका जो आरोप है, उनका ये कहना है, आपको बता दें कि जो दोनों ही पक्ष हैं वो जो है जो पीड़ित पक्ष है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि क्योंकि जो है वो मुस्लिम परिवार से हैं, तो ऐसे में जो उनका जो बेटा है वो गणेश विसर्जन में जो कल गणेश विसर्जन हुआ था उसमें वो वहां पर गया था और उसको लेकर के, क्योंकि जो इसमें जो आरोपी पक्ष है उसका वो भी जो है मुस्लिम परिवार से ही है, जो मुस्लिम पक्ष है, तो उसका ये कहना था कि जो है उनको इस बात को लेकर के नाराजगी थी अरमान से, तो इस बात को लेकर के जो है बहस शुरू हुई। और ठीक है प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज है। गोविंद बल्लभ पंत को सीएम योगी ने अर्पित की है श्रद्धांजलि। लोक भवन में सीएम योगी ने प्रतिमा पर किया है माल्यार्पण। तो भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आज नमन किया गया। उनकी जयंती है। एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक पंडित बल्लभ पंत। भारत के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का आज 135वां पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को समाज और राष्ट्र के लिए किए गए उनके योगदान के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्रनिष्ठा और उनकी संगठन क्षमता को ध्यान में रख करके उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के वे पहले मुख्यमंत्री हुए थे। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा। गोकर्णनाथ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को देंगे श्रद्धांजलि। अरविंद गिरी के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज लखीमपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर विधायक अरविंद गिरी के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही परिवारजनों से ढांढस बांधने की कोशिश करेंगे। तो कुछ समय पहले दिवंगत विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। 5 बार अपने क्षेत्र से विधायक रहे हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सजग रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी जाने जाते हैं और इसीलिए शायद वो 5 बार अपने क्षेत्र से विधायक भी रहे। जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी और उनके देहांत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर थी।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर पहुंचेंगे, जहां दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के परिवार से मुलाकात करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा और मथुरा दौरे पर है। 3 बजे आगरा सर्किट हाउस पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, सरकारी योजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी जानेंगे। ब्रजेश पाठक शाम 7 बजे आगरा से मथुरा के लिए रवाना होंगे। यूपी बना विदेशी निवेशकों के लिए पहली पसंद। विदेशों में भी बज रहा योगी की कार्यशैली का डंका। सीएम योगी की वजह से यूपी में बढ़ रहा है निवेश। सीएम योगी के कार्यकाल में लगातार बढ़ रहा है निवेश। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों पर एक्शन का नतीजा है कि प्रदेश में 24 देशों ने किया 50,000 करोड़ का निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से और विदेशी निवेश बढ़ेंगे और 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने का रखा गया है लक्ष्य। प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, अमेरिका, जापान शामिल है। यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया से भी बम्पर निवेश हुए हैं। दक्षिण भारत की कंपनियां भी यूपी की ओर कर रही हैं रुख। केरल और व्हाइटफील्ड मिनरल, तमिलनाडु की विंकी इंडिया, कर्नाटक की जेके पेंट एंड कोटिंग कंपनी का भी यूपी पसंदीदा राज्य है। तेलंगाना की मोल टैंक कंपनी भी कर रही है यूपी में निवेश। चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो का खाका तैयार। दूसरे फेज की मेट्रो सेवा 2027 तक होगी शुरू। तो यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रदेश सरकार को संशोधित डीपीआर सौंपी है। दूसरे फेज में 11 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 12 स्टेशन हैं। 11 किलोमीटर लंबे मेट्रो निर्माण में आएगा 5,034 करोड़ का खर्च। दूसरे फेज में 7 मेट्रो स्टेशन होंगे भूमिगत। तो यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रदेश सरकार को सौंपा है। दूसरे फेज में 11 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 12 स्टेशन बनाए गए हैं। 11 किलोमीटर लंबे मेट्रो निर्माण में आएगा करीब 5,034 करोड़ का खर्च। होटल लेवाना अग्निकांड की रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। लखनऊ कमिश्नर और पुलिस आयुक्त ने संयुक्त रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में अग्निकांड की वजह से लापरवाही जिम्मेदारी भी तय की गई है। जांच रिपोर्ट में 6 विभागों की सीधे जिम्मेदारी तय की गई है। जांच रिपोर्ट में ऐसे अग्निकांड को रोकने के सुझाव भी दिए गए हैं। दोनों वरिष्ठ अफसरों ने सीएम से मुलाकात कर सौंपी है रिपोर्ट। अग्निकांड के लिए जिम्मेदार अफसरों और इंजीनियर्स को उल्लेख किया। तो एलडीए, लेसा, जिला प्रशासन, अग्निशमन को जिम्मेदार माना है। नगर निगम और आबकारी को भी जिम्मेदार ठहराया। एलडीए और अग्निशमन के अधिकारी दोषी बनाए गए हैं। तो मानक विहीन चल रहे होटलों पर कार्रवाई की सुझाव दिया गया। राजधानी के अवैध तरीके से बने होटलों की सूची भी सौंपी गई है। तो दोनों कमिश्नर की रिपोर्ट पर शासन करेगा कार्रवाई। लखनऊ के होटल में अग्निकांड के बाद फायर विभाग समेत तमाम संस्थाओं का ध्यान आग से सुरक्षा के इंतजामों पर है। आनन फानन में सभी विभाग जांच में जुट गए हैं। यूं तो अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन फायर विभाग की माने तो गाजियाबाद में 150 से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों की जान को खुद खतरा है। फायर विभाग ने एक अभियान के तहत ऐसे 150 से भी ज्यादा अस्पताल चिन्हित किए हैं जिनमें आग से निपटने के इंतजाम नहीं है। विभाग में इन सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। साथ ही गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है जिसमें इन अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। ये लखनऊ में लेवाना होटल में घटित दुर्घटना के उपरांत डीजीपी और महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ये 3 दिवसीय विशेष अभियान अग्नि सुरक्षा ऑडिट का चलाया गया। कुल 636 भवनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें मॉल, होटल, हॉस्पिटल और अन्य प्रतिष्ठान भी सम्मिलित थे। और 164 भवनों में कमियां पाई गई, जिनको तत्काल निराकरण करने के लिए उनको नोटिस भी निर्गत की जा रही है। और सभी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जीडीए और सीएमओ सभी को पत्र भी प्रेषित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ
किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल कैसे अपना बचाव करें, आग बुझाने के तरीकों के बारे में, मॉक ड्रिल के बारे में, सुरक्षित निकलने के भी बारे में लगातार जन जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है। जिनका जिन अस्पतालों के लिए आए हुए हैं उनको नोडल द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया कि उनके यहाँ जो भी सुविधा है उसकी फायर सेफ्टी की उसके फोटोग्राफ्स एस्टिमेट के साथ भेजें और उनकी जांच परख की जाएगी। उसके बाद नोटिस के बाद जो भी उनके जवाब आएंगे उसका परीक्षण कराकर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन का समय दिया गया है? उनको लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय दिया गया है। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहां पर मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों की जान बचाई जाती है। लेकिन गाज़ियाबाद के फायर विभाग की माने तो गाज़ियाबाद के 150 से ज़्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मरीजों की जान को खुद खतरा है। फायर विभाग ने गाज़ियाबाद के सीएमओ को एक पत्र लिखा और उन्होंने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जिन पर फायर के जो सुरक्षा उपकरण हैं वो या तो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर पूरे नहीं हैं। इसके बाद सीएमओ गाज़ियाबाद हरकत में आए और उन्होंने सभी अस्पतालों को नोटिस जारी कर 15 दिन का वक्त दिया और साफ तौर पर कहा कि जो भी अस्पताल के अंदर फायर के सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर प्रयागराज से, जहां एक बार फिर अखिलेश पर हमलावर शिवपाल हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर बोले हैं शिवपाल यादव, 2024 में मुझे सरकार में ही रहना है। ये शिवपाल यादव ने कहा। अखिलेश अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए हैं। सपा पर 75 जिलों में संगठन ही नहीं था। अखिलेश यादव अपने संगठन को नहीं संभाल पाए। किसके साथ गठबंधन करेंगे ये हम बताएंगे, ये आने वाले समय बताएगा कि गठबंधन होगा या नहीं। सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी चल रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम योगी से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। सपा से कोई समझौता नहीं करूंगा। शिवपाल यादव कई बार धोखा खा चुके हैं, उनके साथ नहीं जाऊंगा, ये बात कही है उन्होंने। हम चाहते हैं कि नेताजी चुनाव लड़ें और आमने सामने आए। शिवपाल और सुरेंद्र चौधरी के समर्थक बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र के समर्थकों ने नारेबाजी की। शिवपाल यादव के समर्थक भी नारेबाजी में कूदे। में तो जाना नहीं, कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बस हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, 2024 में मुझे सरकार में रहना है। अब कैसे रहेंगे वो तो समय बताएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह शिवपाल यादव ने अब ये बयान दिया है कि अब वो सपा में शामिल नहीं होंगे, अखिलेश यादव के साथ नहीं जाना है। देखिए चाचा भतीजे में जिस तरह से अब साफ साफ तस्वीरें क्लियर हो रही हैं। पहले एक दूसरे को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन अब शिवपाल ने क्लियर कर दिया कि अब उनसे सपा का कोई नाता नहीं है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी की पुण्यतिथि में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे शिवपाल यादव और पत्रकारों से मुखातिब होते उन्होंने सीधे कहा कि जिस तरीके से अखिलेश सरकार में लगातार उनके साथ धोखेबाजी हुई है उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब हर जगह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के मुद्दे पर वो सीधे सीएम से मिलेंगे। और जिस तरीके से भतीजे ने उनके साथ जो किया है उसको अब हम आगे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और हम एक नई रणनीति बनाकर काम करेंगे। सरकार में रहने के मुद्दे पर उन्होंने निश्चित तौर पर ये साफ साफ इंगित किया है और संदेश दिया है कि हम सरकार में आगे रहेंगे। किस तरीके से रहेंगे अभी ये पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं। बीजेपी में शामिल होने की बात पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे तौर कहा कि अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, वक्त करिए, ये वक्त के साथ ही ये निश्चित हो पाएगा कि हम आगे क्या करेंगे, हमारे आगे की रणनीति क्या होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी देने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रात में अचानक जालौन पहुंच गए। मंत्री जी के औचक निरीक्षण से प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंत्री की काफिला देर रात 10:30 बजे जालौन के उरई स्थित मरोड़ा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां अध्ययन करने वाले छात्राओं के आवासीय स्थल को बारीकी से देखा और वहां अंधेरा पाया जाने पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की और सोलर लाइट सप्लायर वाटर कूलर कंपनी के मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दे दिए हैं। जिसके बाद मंत्री जी का काफिला जिला अस्पताल के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही अचानक मंत्री निषाद उरई जिला महिला चिकित्सालय पहुंच गए और वहां पर रात 12 बजे के औचक निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई। महिलाओं के वार्डों में साफ सफाई न होने पर, इसके अलावा अव्यवस्थाओं का अंबार होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। झांसी में कार्यक्रम था, उसके दौरान मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता ने अगर वोट दे के हमें पहुँचाया और जनता की सरकार जनता के द्वार है तो उसे दी हुई लखनऊ और दिल्ली से योजनाओं का लाभ उसे मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने सबसे पहले कालपी में देखा, वहाँ पीएससी पर जाने के बाद वहाँ संतोषजनक परिणाम थे। कुछ कमियाँ थी जिससे सख्त हिदायत दी। फिर अभी मैंने बालिका वहाँ मैंने जो है कस्तूरबा विद्यालय के हॉस्टल में भी गया था और वहाँ बच्चों की संख्या थोड़ी कम पाई गई, मतलब जो जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से। और वहाँ पता चला कि कुछ खारा पानी है। पहले जो 2011 में DPR बन गया था उसकी वजह से तो सख्त हिदायतें दी है, जो फिल्टर लगी हुई है और वहाँ लाइट की था